आज हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल्स केमिकल शिफ्ट। ठीक है जी। और हम इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मतलब, या हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मतलब। और जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कोई भी सैंपल रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या कोई भी जो कंपाउंड होता है जिसका हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना होता है, तो उसमें से हम जब रेडियो वेव्स पास होती हैं तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन जो है वो एक मैग्नेटिक अलाइनमेंट से दूसरी मैग्नेटिक अलाइनमेंट में जो है वो फ्लिप कर जाता है। ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर यूं लग रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से अगर, तो वो इस मैग्नेटिक अलाइनमेंट से इस मैग्नेटिक लाइन अलाइनमेंट में जो है वो फ्लिप कर जाता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है। ये हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, और इसके नतीजे में हमें एक ग्राफ हमें हासिल हो जाता है, या हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम आ जाता है, जिसमें हमें कुछ पीक्स आ जाती हैं। ठीक है। कुछ सिग्नल्स हमें हासिल होते हैं। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है और एक्स एक्सिस पे केमिकल शिफ्ट है, और केमिकल शिफ्ट को हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, जिसको मैंने इस तरह से डेल्टा से शो किया हुआ है, ये क्या है जी, इसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इसमें जो यहाँ पे जीरो जो वैल्यू है, इस पे टीएमएस मैंने लिखा हुआ है, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन की जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है। इसको हम एज स्टैंडर्ड लेते हैं, और इससे जो है फिर हम बाकी देखते हैं कि वो बाकी जो कंपाउंड है उनकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। हम मज़ीद भी कुछ कंपाउंड का जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है एनएमआर स्पेक्ट्रम से हम किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और किस तरह से हम जो है वो अगर हम प्रोटॉन एनएमआर की बात करें तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इथेनॉल। ठीक है। कि एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम प्रोटॉन को डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो प्रोटॉन होते हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसमें जो 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इनको हम इनको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, क्योंकि ये सेम एनवायरनमेंट में है। ठीक है। तो ऐसे प्रोटॉन के जो सेम एनवायरनमेंट में हों उनको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। जैसा कि ये जो प्रोटॉन है इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसी तरह से ये वाला प्रोटॉन ये भी ए से, और ये वाला प्रोटॉन इसको भी मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये सेम प्रोटॉन है। और इनकी जो पीक आएगी, जो इनका सिग्नल आएगा एनएमआर स्पेक्ट्रम पे, वो जो है वो एक सिंगल पीक आएगी इनकी। ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उनकी जो है वो सिंगल पीक जो है वो आती है। जैसा कि हम अगर बेंजीन की यहाँ पे एग्जांपल लें, तो बेंजीन के केस में क्या है कि 6 जो प्रोटॉन है सारे के सारे वो क्या हैं जी, इक्विवेलेंट हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि बेंजीन के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 1 2, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 प्रोटॉन जो बेंजीन के हैं, ये एक ही एनवायरनमेंट में, सेम एनवायरनमेंट में, उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और ये जो है इनके लिए सिंगल पीक जो है वो आएगी। अच्छा, इसी चीज को हम देखते हैं कि आगे ये जो हमारे पास नेक्स्ट कार्बन आ जाता है, इसमें क्या है जी, इसमें जो ये वाले जो प्रोटॉन है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में, इनको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे बी जो है वो लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। तो अब ये हमारे पास इथेनॉल आ जाता है, और इथेनॉल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है, और इनकी जो है वो डिफरेंट पीक्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक हो गया। इस चीज़ को भी हम ग्राफ में देखेंगे। अभी हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करेंगे। जैसा कि इस तरह से मैं यहाँ लिख लेता हूँ कार्बन कार्बन, इसी तरह से यहाँ पे है जी कार्बन, और यहाँ पे एक क्लोरीन जो है यहाँ पे अटैच होगा Cl। बाकी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लूँगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यानी 3 प्रोटॉन इसको मैं अभी कहूँगा, और इसी तरह से यहाँ पे 3 प्रोटॉन यहाँ पे होंगे। ठीक है। चूँकि हमें पता है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियाई होते हैं सर्टेन एलिमेंट्स के, वो जो है स्पिन शो कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो है वो जो स्पिन शो करते हैं उसी की बेस पे, या फिर वो जो न्यूक्लियाई की जो फ्लिपिंग है, ठीक है, फ्रॉम वन मैग्नेटिक अलाइनमेंट टू अनदर मैग्नेटिक अलाइनमेंट। ठीक है।
तो इस चीज़ से हमें जो है वो एक ग्राफ आ जाता है। इस चीज़ को हम रेजोनेंस कहते हैं, और इस चीज़ से हमें जो ग्राफ आता है उससे हम कंपाउंड की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है जी, और इसमें हमारे पास हम देख लेते हैं कि कौन से प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट है। ये कार्बन इसके साथ 3 प्रोटॉन इस तरह से हैं, और ये कार्बन इसके साथ 3 प्रोटॉन इस तरह से, यानी ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये टोटल जो 6 प्रोटॉन हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है सेम एनवायरनमेंट के हैं, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट के, यानी एक ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम सेम लेटर से इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 6 प्रोटॉन है तो इनकी एक सिंगल पीक आएगी, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रोटॉन आ जाते हैं वो पीक उनकी भी पीक आएगी, मगर वो डिफरेंट पोजीशन पे पीक आएगी। इनकी जो पीक आएगी वो एक ही पोजीशन पे जो है इनकी पीक्स जो है वो इनकी जो पीक आएगी वो आएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से पीक आती है। इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, हम यहाँ पे इथेनॉल से, हम इथेनॉल का हम जो है स्पेक्ट्रम देखेंगे, NMR स्पेक्ट्रम, और इसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल की बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम शो कर लूँगा कि ये हमारे पास इस तरह से जो है वो स्पेक्ट्रम आ जाता है इथेनॉल का, और ये हम यहाँ पे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात करेंगे। इसमें जो ये वाला जो कार्बन है जिसको हमने कहा था कि इसके जो प्रोटॉन है ये सेम एनवायरनमेंट में इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इनकी जो है वो जो पीक किस तरह से आएगी, और ये वाला जो सेकंड ये वाला जो प्रोटॉन है जिनको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी पीक किस तरह से आएगी। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे एक रूल होता है, सो कॉल्ड रूल है, वो है जी N+1, ये रूल है जी, ठीक है। हम देखते हैं कि ये वाले जो प्रोटॉन है इनके नाइबरिंग जो प्रोटॉन है वो कौन से हैं, वो कितने हैं। तो ये जो ये वाले जो प्रोटॉन है इनके जो नाइबरिंग प्रोटॉन है वो 2 हैं, 1 and 2। तो हम देखते हैं कि इसके नाइबर में 2 प्रोटॉन है, 2 + 1, 2 + 1 = 3। तो इसकी जो है वो 3 पीक्स आएंगी, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप है, यानी इसके साथ जो ये 3 जो प्रोटॉन हैं इनकी जो 3 पीक्स आएंगी, और वो 3 पीक्स कौन सी हैं, 1 2 3। तो ये हमें पता लग गया कि ये CH3 की वजह से ये पीक्स हैं, CH3। इसी तरह से अब ये वाले जो 2 प्रोटॉन हैं, ये कितने हैं प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और इनके जो पड़ोस में हैं वो 3 प्रोटॉन है, 1 2 3, ठीक है। तो N+1 रूल के तहत हम देखते हैं कि 3 + 1 = 4। तो 4 पीक्स आएंगे इनकी, ठीक है। इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है। ये एक दूसरे की स्पिन को जो है वो स्प्लिट करते हैं। तो हमारे पास 4 आ गया, 4 जो है इट मीन के इसके 4 सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है, इनके 4 सिग्नल आ जाएंगे, और 1 2 3 4। तो ये 4 पीक्स या सिग्नल जो है हमारे पास आ जाते हैं, और ये हैं जी CH2 के, CH2 की वजह से ये सिग्नल आ जाते हैं, और OH की वजह से हमारे पास ये सिग्नल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा OH की वजह से हमारे पास ये पीक जो है वो आ जाती है। अब स्पिन स्प्लिटिंग क्या है कि एक जो यानी ये वाले जो प्रोटॉन है इनकी स्पिन की वजह से ये वाले जो प्रोटॉन है, नाइबरिंग जो प्रोटॉन है, इनके सिग्नल जो है वो जो है स्प्लिट होते हैं बेसिकली। अब देखें इनकी वजह से ये जो 3 प्रोटॉन है इनकी वजह से इसके सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं, और इसकी वजह से इसके स्प्लिट हो रहे हैं। यानी ये जो 3 प्रोटॉन है इनके सिग्नल किस तरह से आ रहे हैं कि ये 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 = 3, तो इसके 1 2 3 सिग्नल आ रहे हैं। और ये 2 प्रोटॉन है, ठीक है, ये 2 प्रोटॉन है, और इनके नाइबरिंग में ये वाला कार्बन है, और इस पे 3 प्रोटॉन है, तो 3 + 1 = 4। तो 4 जो है यानी क्वार्टेट 4 सिग्नल जो है वो आ रहे हैं, 3 सिग्नल यानी ट्रिपलेट, और 4 सिग्नल यानी क्वार्टेट। तो 4 सिग्नल CH2 की वजह से आ रहे हैं, ये वाला जो CH2 है, ये 2 जो प्रोटॉन है, और फिर OH यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है किसका जी, इथेनॉल का। और एब्जॉर्बेंस वर्सेस केमिकल शिफ्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और केमिकल शिफ्ट को हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में हम मेजर करते हैं। डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट पीक्स जो है वो देते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा पे वो जो है वो पीक्स जो है वो शो करते हैं। अब
जो प्रोटॉन ज़्यादा शील्डेड होते हैं वो इस तरफ उनकी यानी जो फील्ड आती है अपफील्ड, वो अपफील्ड आते हैं। जैसे टीएमएस जो है, टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है, ठीक है, टीएमएस, ये अपफील्ड इसकी पीक है और ये जीरो यहाँ पे पीक आ रही है। अब इससे बाद जो आएगा वो, इसके बाद जो हायर वैल्यूज होंगी वो, उनको हम कहेंगे वो डाउनफील्ड उनकी पीक आ रही है। बाकी जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो पीक आ रही है वो डाउनफील्ड आ रही है और वो हम कहते हैं कि वो डिशील्डेड हैं। और जिनकी अपफील्ड पीक आएगी उनको हम कहेंगे कि वो शील्डेड होते हैं। अब जो प्रोटॉन शील्ड होगा वो किस तरह से शील्ड होगा कि उसके वो जो प्रोटॉन के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसने उन्हें उन इलेक्ट्रॉन्स की भी एक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्लाइटली उनकी भी एक फील्ड होगी। अब बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी इजीली जो प्रोटॉन है वो सेंस नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो पीक आएगी वो अप फील्ड आएगी, ठीक है, यानी टीएमएस के नजदीक आएगी। और जो प्रोटॉन डिशील्डेड होगा, ठीक है, जैसा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, लोअर द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से लिटिल एनर्जी चाहिए होती है फ्लिपिंग के लिए। तो वो इनकी जो पीक आएगी वो क्या आएगी, डाउनफील्ड आएगी। ये अगर ये किसी के साथ अटैच हैं, किसी कार्बन के साथ, ठीक है, और इनकी विसिनिटी में अगर कोई प्रोटॉन मौजूद है तो वो क्या आएगा जी, डाउनफील्ड उसकी पीक आएगी। और इस तरह के प्रोटॉन को हम कहते हैं डिशील्डेड, ठीक है। डिशील्डेड प्रोटॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी प्रोटॉन के गिर्द या न्यूक्लियाई के गिर्द वो कम होगी, वो इजीली जो है वो जो सेंस करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और लेस एनर्जी चाहिए होगी फॉर द फ्लिपिंग के लिए लेस एनर्जी चाहिए होगी, रेजोनेंस के लिए लेस एनर्जी चाहिए होगी। जबकि इस केस में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डेड होंगे, सॉरी प्रोटॉन जो है वो शील्डेड होगा, ठीक है, वो उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी फील्ड जो उसकी जो पीक आएगी वो अप फील्ड आएगी, ठीक है। और जो टीएमएस से दूर हैं उनकी फील्ड जो है वो क्या आएगी, उसको हम कहते हैं डाउन फील्ड पीक आ रही है और वो डिशील्डेड प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट की बात की, और हमने इथेनॉल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है हमने इसको स्टडी किया कि हम किस तरह से पीक से हम जो है वो गिवन सैंपल ऑफ द कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।